नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग यूथ कंपटीशन का इतिहास का पूरा जो है वन लाइनर आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ये पूरा प्राचीन भारत का होगा। तो ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसमें जो भी सवाल होंगे ना वो एक तो एनसीईआरटी बेस्ड हैं सारे सवाल, और जितना भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं प्रीवियस ईयर में या कहीं पर भी, तो उन सब का अध्ययन वाइज मतलब एकदम पाठ्यक्रम के हिसाब से दिया गया है इसमें। ठीक है, तो पूरा ये वन लाइनर है हिस्ट्री का। ठीक है, पूरा वन लाइनर, और इसमें जो है हम लोग प्राचीन भारत का पूरा जो है ये इसमें देख लेंगे वन लाइनर के रूप में। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर, और इसके हम 3 पार्ट हिस्ट्री के दे देंगे। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन का, तीसरा आधुनिक भारत का। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इसमें प्राचीन भारत एक वीडियो में प्राचीन भारत का पूरा कवर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, इसको देखिएगा जरूर, और हम लोग सभी सब्जेक्ट का भी प्रोवाइड करा देंगे। तो जो भी आगामी आरओ की परीक्षा है, एनटीपीसी की परीक्षा है, यूपी ट्रिपल एससी की जितने एग्जाम्स हैं, उन सब में ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और एक भी सवाल जो है इससे बाहर नहीं रहेगा, तो इसको आप लोग देखिएगा जरूर, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले प्राचीन भारत में हम लोग देखेंगे भारत का प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। और देखिए यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि कौन सा सवाल कब पूछा गया है। तो बेसिकली इसमें जो दिए गए हैं वो यूपीपीसीएस, आरओ, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य जो परीक्षाएं हैं उन सब में ये सवाल घूम फिरा के उसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग 4 ऑप्शन उसमें होते हैं, या तो आप डायरेक्ट हो जाएंगे उससे, या उससे एलिमिनेट होके हो जाएंगे। कुल मिला के ये सवाल इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, वन लाइनर है, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे। तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया था? ताम्र पाषाण काल में। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957-58 में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? वीएस वाकंकड़ महोदय ने। ठीक है, भीमबेटका शैलाश्रय प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी की पाई गई है भीमबेटका में। मानव गतिविधियों तथा सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का जो अनुक्रम है, जो कालानुक्रम है, पहले पुराग पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है? तो मैदहा, लिखैया, पैसरा, बीर भानपुर। ठीक है, इसमें मैदहा जो है, मैदहा, दमदमा, ये सब जो है ये प्रतापगढ़ में है। लिखैया ये जो है बेलन घाटी में है, और बीर भानपुर ये वेस्ट बंगाल में है। तो इस तरह से गया है। देखिए आरओ में आया है ये सवाल। वह स्थान जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, मेहरगढ़, ये पीसीएस में पूछा था। ठीक है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्तर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बागौर में। ठीक है, मध्य पाषाणी स्थल से पशुपालन के साक्ष्य बागौर से मिले हैं। मध्यकालीन काल में पशुपालन के साक्ष्य जो है लिखैया से मिले हैं, लेखनिया से। ठीक है, देखिए ये यूपी पीसीएस में पूछा है। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से। ठीक है, आदमगढ़ जो है एमपी में है। ठीक है, ये बागौर जो है ये राजस्थान में है, ये याद रखिएगा। इसके बाद उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्यत नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया गुफकराल में। गुफकराल जो है ये जम्मू कश्मीर में है। देखिए बीओ में पूछा गया था, जो यूपीपीएससी एग्जाम देता है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई नवपाषाण काल में, और नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं बुरजुहोम गुफकराल में। राग कटीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगनकल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हैं विंध्य क्षेत्र में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। ठीक है, जौ को यव भी बोला जाता था, और ये यूपीपीसीएस 1997 में सवाल पूछा है। वस्त्रों के कपास के लिए
ठीक है। वस्त्रों के कपास के लिए खेती आरंभ सबसे पहले किसने की थी? भारत ने। सिंधुकालीन सभ्यता में सबसे पहले हमको देखने को मिल गया था कि कपास की खेती हो रही है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक दफनाने के स्थानों के रूप में। ठीक है, महापाषाण की बात कर रहा है जो साउथ इंडिया में पाई जाती है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? दमदमा में। ठीक है। इसके बाद विंध्य क्षेत्र में वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लिखैया से, ये मिर्जापुर में है। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। ताम्र पाषाणिक स्थित नौदा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। गौरिक ब्रह्मांड ओसीपी का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर यही मेरठ के पास। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे गाड़कर जब दफनाते थे तो किस दिशा में? तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में होता था वो। ठीक है, ये यूपीपीसीएस का है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काष्य लौह युगीन त्रियुगीन विभाजन किया गया है थॉमसन के द्वारा। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट एक थे भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थित नौदा टोली का उत्खनन किया गया एच डी संकालिया के द्वारा। ठीक है, नौदा टोली का। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैलचित्र के लिए। तो देखिए सवाल रिपीट भी हो रहा है, ऊपर भीमबेटका पूछा है, भीमबेटका के बारे में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए ये जरूर देखते जाइएगा, ये सवाल विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो ये भी देखते रहिएगा और मेन कोर्स पर तो नजर रखिएगा ही कि उसमें क्या है मेन कंटेंट पर। दमदमा नामक पुरातन स्थल है, मध्य पाषाण से संबंधित है। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारतीय राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय इतिहास काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। ये देखिए कितनी बार पूछा है एसएससी में और हर जगह। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान, जो जानवरों के खुर के निशान होते हैं, वो मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है महगरा में। ठीक है, महगरा, दमदमा और सराय नहर राय, ये तीनों प्रतापगढ़ में है। ठीक है, महगरा, दमदमा और सराय नहर राय, ये जो दमदमा भी पीछे आया था और एक सराय नहर राय, ये तीनों जो है प्रतापगढ़ की साइड है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। इसके बाद प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है हुनासागी। ठीक है, सिल्ट एक नौ का पाषाण कालीन है उपकरण है ये सिल्ट। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। पुरातात्विक गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? बुर्जहोम में। बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो बलूचिस्तान में है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव, जोरबे, ठीक है, ये सब जो है महाराष्ट्र में है। कोल्डीवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। देखिए कोल्डीवा और 2 स्थल और हैं, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर एक कोल्डीवा जो है ये बेलन घाटी में है। ठीक है, बेलन घाटी में, बेलन घाटी मिर्जापुर में बेलन नदी बहती है, उसमें उसके किनारे हैं कोल्डीवा, चौपानी मांडो। ठीक है, और एक साइट है महगड़ा। ये सॉरी मैं गलती से प्रतापगढ़ बता गया था, प्रतापगढ़ नहीं है ये बेलन घाटी में ही है। तो कोल्डीवा, महगड़ा और एक चौपानी मांडो है। ये जो है 3 साइट बेलन घाटी की हैं और प्रतापगढ़ वाली 3 साइटों के नाम हैं दमदमा, सराय नहर राय। ठीक है, हो गया सराय नहर राय। ठीक है, सराय नहर राय और महदहा है वो, महदहा। ठीक है, ये महगड़ा है, ये बेलन घाटी में, और ये महदहा है। तो इतनी साइट थी। ठीक है, फिर इसके बाद होमो इरेक्टस मानस की खोपड़ी कहाँ पाई गई है? हथनौरा में। ठीक है, इसके बाद सही सुमेलित करना है इसमें। नेवासा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ईसमपुर ये कर्नाटक में है। डिडवाना ये जो है राजस्थान में है। गुड़ियाम जो है ये तमिलनाडु में है। ये हथनौरा जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा।
इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को देख लेते हैं। हड़प्पा एक बंदरगाह का नाम है, लोथल, ठीक है, लोथल जो है गुजरात में है। ददेरी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल है पंजाब का। सिंधु घाटी से निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र। डांसिंग गर्ल या नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने में किस तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है? मोम लिपिका या कास्टिंग का इसको बोलते हैं। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा पानी पाइपलाइन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था, तो अपनी जल तकनीकी के लिए, तो करंट में काफ़ी चर्चा में था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र पूर्व में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता मेरठ के आगे है ही नहीं, ठीक है, तो पाटलिपुत्र तो बिहार में पड़ता है जाके, तो इतनी दूर तक सिंधु घाटी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है माउंड ऑफ द डेड या मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे सिंधु लोग तो थे, इसलिए भारत को कपास का जनक बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से में लोथल की खुदाई की खोज की थी SR राव ने। घोड़े के अस्थियों का विशेष सुरकोटड़ा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए गए थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पंजाब कहाँ पे है? रोपड़ में, ठीक है, रोपड़ जो है पंजाब में है, ये सवाल था। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं, तो स्टीएटाइट नामक एक मुलायम पत्थर से बनी होती हैं, ठीक है, जो है 2x2 के विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है, जिसका प्रयोग जो है व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो ये स्टीएटाइट से बनी होती हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जो है वो आयताकार टैंक है एक, ये देखिए NTPC में आए हैं सवाल, ठीक है, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर किया है इसने इस किताब में किया गया है इस वीडियो में, तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, तो रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप बनाना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के लिए शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? कुल मिला के औद्योगिक नगर था, तो वो था चंदहुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज कहाँ पाई गई है? हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता गुजरात में पाया जाता है, धौलावीरा, देखो ये रिपीटेड सवाल है, धौलावीरा जो है गुजरात में है। सिंधु सभ्यता किस स्थान में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? वही मैंने बताया कि धौलावीरा अपनी जल तकनीकी के लिए ये प्रसिद्ध शहर था। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में है? ये भी गुजरात में है। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? सर मॉर्टिमर व्हीलर ने। सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई, RD बनर्जी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले स्तर व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? एक्चुअली ये सवाल जो है ये ऐसे पूछा गया होगा कि लगभग कितने वर्ष पुरानी है, तो 3000 ईसा पूर्व। वैसे कार्बन डेटिंग पद्धति से करीब 2750 ईसा पूर्व इसकी जो है बात की जाती है, तो करीब 3000 ईसा पूर्व पुरानी ये सभ्यता है। और किसका विकास 500 BC से मालवा के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर गंगा घाटी तक पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था? तो यही है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये देखने लायक है कि उत्तर में ये नीचे, दक्षिण में, पूरब, पश्चिम, इसकी जो सीमांकन होता है ये जरूर पूछता है। ठीक है, तो इसकी जो सीमाएं पूछता है, जैसे पूर्व में इसकी सीमा है आलमगीरपुर, ठीक है, मेरठ में आलमगीरपुर पड़ता है, तो मेरठ से आगे नहीं है, मेरठ में आलमगीरपुर ही लास्ट सीमा है पूर्व की तरफ। उत्तर की तरफ इसमें जो है ये मांडा, उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है, परवरा नदी के किनारे दैमाबाद,
और दक्षिण में है, और ये पश्चिम में जो सीमा है वो है मकरान तट के किनारे है सुतकांगेडोर। ठीक है, तो ये 4 सीमाएं आप जरूर याद रखिएगा, तो इतने में ही घेरना है इसको। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, जिसे आज हम पहचानते हैं पश्चिम भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंट के बने भवन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की या पशुपति की पूजा किया करते थे, पशुपति की मूर्ति मिली है। ठीक है, जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर जो पशु अक्सर देखा जाता है वो कौन है? बैल है। ठीक है, ये एनटीपीसी में देखिए पूछा है 2021 में। नर्तकी या डांसिंग गर्ल कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी में खोजी गई थी मोहनजोदड़ो में, ये रिपीटेड है कई बार का। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष के रूप में पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की प्रकृति क्या थी? नगरीय प्रकृति थी। ठीक है, नगर मिले हैं तो नगरीय प्रकृति थी। जल संरक्षण के साथ धौलावीरा से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए PCSJ में पूछा है 2023 में, जल संरक्षण के साथ। बनावली रंगोई नदी के किनारे है। ठीक है, ये रंगोई नदी के किनारे है, ये पूछा गया है यूपीपीएससी GIC के एग्जाम में। और ये जो बनावली है ये हरियाणा राज्य में है। ठीक है, बनावली हरियाणा राज्य में है। हड़प्पा स्थल मंडी है वो किस राज्य में है? मांडी पूछा है ये। ठीक है, मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व स्थल से नाव के चित्र और मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से, ये यूपीपीसीएस में पूछा है। इसके बाद पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर में किस पशु का अंकन नहीं है? तो सांड, ये ऐसा ऑप्शन उसमें रहा होगा, सांड का उसमें अंकन नहीं है। उसमें बैल है। ठीक है, बैल है, गैंडा है, हाथी है और हिरन है और शेर है। ठीक है, ये जो है उसमें है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर, जैसा मैंने पहले बताया था। मृगपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में कहाँ मिला है? लोथल में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाए, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग जॉन मार्शल ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई का। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर एवं हुलास। तो आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले पे है। ठीक है, इसके बाद लोथल स्थित है कहाँ पे? गुजरात में। और हड़प्पाई सौंदर्य में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? धौलावीरा से। तो धौलावीरा गुजरात में ही है। एक जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। भारत का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है, और राखीगढ़ी कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि आदिशंख्य हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी। ठीक है, हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में स्थित है। सिंधु की घाटी में, मतलब सिंधु एक महत्वपूर्ण नदी है इसकी, ये कहना चाह रहा है। मूर्ति पूजा का आरंभ आर्य से पूर्व में हड़प्पा काल में हो चुका था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातत्व की खुदाई। ये सब जो है एग्जाम देखिए PCS और इन सब में पूछे गए हैं, CPO, SSC। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता क्षेत्र कहाँ है? ईरान में है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था। ठीक है, हड़प्पा का वह स्थान जहाँ मिट्टी के हल की आकृति मिली है, बनावली। वह स्थान जहाँ से शव पेटिका या ताबूत के स्थान मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा। भारत की स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज कहाँ हुई है? गुजरात में सर्वाधिक
हड़प्पा, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो ज़्यादातर जो सिंधु घाटी के क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन भारत में और जगह पे खुदाई चालू हुई तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन सब जगहों पर हड़प्पा स्थल काफ़ी मिलने लगे। किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बुरजहोम से, जम्मू कश्मीर में। जोरवे कल्चर, ये महाराष्ट्र में है जोरवे, ठीक है। चालकोलिथिक पुरातत्व स्थल था जो वर्तमान समय में किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर के पुरातत्व महत्व है बुरजहोम में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर जहां बंदरगाह पाया जाता है, लोथल, गुजरात में। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है? शोरतुगाई। मुंडीगाक और शोरतुगाई, ये 2 स्थल अफगानिस्तान में, याद रखिएगा, मुंडीगाक है और शोरतुगाई है। माही स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, ठीक है। ये तकनीकी थी उस समय, आप समझिए। लगभग 2500 साल पहले सिंधु घाटी या सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोस कहा जाता था। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दैमाबाद के किनारे प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी। कौन सा शहर हड़प्पा से संबंधित है? धौलावीरा रहा होगा ऑप्शन में, इसलिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली? तो तांबा, ठीक है, तांबा है। कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि तांबे को टिन से मिला करके कांसा पहली बार इस काल में बनाया गया था, लेकिन जो सर्वाधिक औजार मिले हैं वो तांबे के ही मिले हैं, तो इसको ताम्र युगीन सभ्यता होल परिप्रेक्ष्य में ताम्र युगीन ही कहेंगे, लेकिन चूंकि कांसे का आविष्कार हुआ तो कांस्य युगीन भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में टेराकोटा हल मॉडल बनावली में। 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू हुई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान किस राज्य में है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता पर, हड़प्पा स्थल पर कालीबंगन में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं। हल रेखा मतलब जो खुदाई में, फसल बोने में जो हल रेखाएं होती हैं। मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी, सुमेरियन, ठीक है। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, सुमेरियन। सुमेरियन भाषा अलग थी, मेसोपोटामिया अलग थी। हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? तो ऑप्शन दिया रहा होगा, उसमें शोरतुगाई नहीं है। मुंडिका को शोरतुगाई अफगानिस्तान के हैं। हड़प्पा कालीन स्थित रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। सिंधु सभ्यता में घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां लोथल में पाई जाती थी। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुका कहते थे। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अन्य, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में बांटा जाता है। हड़प्पा सभ्यता हरियाणा में है, राखीगढ़ी में। हड़प्पा सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की सामग्री, किसकी सामग्री का उपयोग करके बनाया गया? तो कांसे की। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी पर स्थित है? प्रवरा नदी पर। हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित है, दैमाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? रोपड़, ठीक है। रोपड़ किस नदी पर है? रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। किस नदी के? सतलज। राजस्थान राज्य के में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थित है, कालीबंगा में। हड़प्पा कालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्रों के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 5वीं-6वीं शताब्दी बीसी में पुराने फारसी शब्द का उपयोग, हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता था, ठीक है। सिंधु के पूर्व के क्षेत्रों में को संदर्भित करने के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह हड़प्पा स्थल है और इनमें से कौन सी फसल मिली है? तो चनहुदड़ो से सरसों की, हड़प्पा से तिल की, कुंतासी से कोदो की और हुलास से धान की फसल। यह मिलान कराने के लिए पूछा गया था पीसीएसजे में। उपनयन समारोह, बच्चों के पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी, यूपीएसआई में पूछा गया है। 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी आर्यों के समय से पूर्व ही, यानी कि हड़प्पा काल में मूर्ति पूजा चालू हो गई थी। देखिए कांसे की मूर्ति और इन सब के जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे यही अंदाजा लगाया जाता है, जो मात्र सत्तात्मक
की बात भी हड़प्पा काल में की जाती है कि इतनी सारी मूर्तियां जो मिली हैं, पशुपतिनाथ की मूर्ति, कांसे की मूर्ति नर्तकी की, और भी गर्भ से निकलते हुए पौधे की एक प्रतिमा मिली है। तो इन सब बात से यही अंदाजा लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं मूर्तियां बन रही थी, तो हो सकता है मूर्ति पूजा पहले से ही चालू हो गई हो। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था पेशा। पेशे के आधार पर समाज को नगरीय विन्यास ऐसे बनाया गया है जिससे थोड़ा थोड़ा ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पेशे के आधार पर बंटवारा हुआ था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। अच्छा, ये वैदिक काल चालू हो गया है, ठीक है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? रामायण है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के संकेत मिले हैं आर्यों के काल से। और फिर इसके बाद आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं उपनिषद। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक कालीन का प्रतीक है, दहेज प्रथा। एक काल में अनाज जिसके लिए प्रयुक्त होता था, व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए होता था। जौ को यव बोला जाता था। सत्यमेव जयते महावाक्य उद्धृत है मुंडकोपनिषद से। देखिए, गन्ना प्रवेशक में पूछा है। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते थे ब्राह्मण। ब्राह्मण अरण्य उपनिषद, ये लाइन से हैं। तो गद्य प्रकरण क्या था? ब्राह्मण था। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद, ये सबसे अंत में जो लिखे गए। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, सर्वाधिक बार इंद्र का उल्लेख है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है। वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध को और अपराधी का जिक्र आता है, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र में इसका जिक्र आता है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं यजुर्वेद के। ऋग्वेद में निहित ज्ञाति मंत्र संकल्पित है सविता को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। उपवेद नहीं है, योग वेद। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा एवं चक्रवात के। बृहदारण्य, मुंडक और तैतरीय ये उपनिषद हैं, ये ठीक है, उपनिषद हैं तीनों। हिंदू धर्म में पौधों का स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता किसको माना जाता है? सोम को माना जाता है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक दर्शन। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। देखिए, 6 यहाँ दर्शन जो मैं बता दूं, ये 6 हैं, ठीक है, 6 दर्शन, षड दर्शन जिसको बोला जाता है। तो इसके बारे में आगे दिया हुआ है षड दर्शन। तो उसी एक दर्शन में वैशेषिक दर्शन भी है। यजुर्वेद की शाखाएं हैं 2। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य है कोषाध्यक्ष और खजांची का संग्रह करना, ठीक है, संग्रहित्री। तो कोषाध्यक्ष और खजांची जो आज के शब्द हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद में ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें, 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ये किसका है? ऋग्वेद का, ऐतरेय उपनिषद, ठीक है, ऋग्वेद का है। ऋग्वेद के 4 वेदों में सबसे पवित्रतम वेद है। इसमें 10,600 ऋचाओं और 1028 सूक्त और 10 अध्याय हैं जिसे मंडल कहा जाता है, ठीक है। 1 से 10 मंडल हैं, नवम है, दसम है। जैसे पुरुष किस मंडल में है, पुरुष का वर्णन तो 10वें मंडल में है। सोम का वर्णन, गायत्री मंत्र का वर्णन 3रे में है, गायत्री मंत्र का। तो इस तरह का 9 मंडल है। तो इस तरह की चीजें उसमें दी हुई हैं, तो उसी से मंडल है। ऋग्वेद जो है ऋचाओं के मामले में सर्वाधिक जो नंबर है वो ऋग्वेद में है। चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। बाल्यावस्था ये ब्रह्मचर्य, फिर ब्रह्मचर्य है, फिर इसके बाद परिवार का है जो, ठीक है। तो इसमें जो 4 चरण हैं जो, ठीक है, तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। ये 4 चरण हैं। चारों वेदों में यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। इसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले पद्य के सूत्र भी शामिल हैं। तो यजुर्वेद को यज्ञ वेद के रूप में जाना जाता है। उपनिषद में उप शब्द का मतलब है निकटता, उपनिषद, ठीक है। तो उप का शब्द अर्थ है निकटता, पास। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। वेदों को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। तो सामवेद को, ठीक है, उसमें गीत के बारे में है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद ही है। ऐसे वेद जिसमें 1028 मंत्र हैं, जिसमें अप्रमाणिक बालखेल्य भजन भी शामिल हैं। वेदों का
कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? निरुक्त। ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, तो 6 वेदांग हैं, तो उसमें निरुक्त एक है। तो ये जटिल शब्दों और अर्थों की व्याख्या करता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्य की हमेशा विजय होती है। धनुर्वेद, यजुर्वेद, उपवेद, इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना गया है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ठीक है, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से है। मुंडक उपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद नहीं, मुंडक उपनिषद है। भारत का वैदिक काल की अवधि 1500 से 500 ईसा पूर्व। ये सब देखिए एनटीपीसी में पूछेगा सवाल है। जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण अथर्ववेद है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। किस वेद में बीमारियों का उपचार है? अथर्ववेद में। किस वेद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद में। किस वेद में और कितने उपनिषद मुख्य माने गए? देखिए 108 उपनिषद हैं टोटल, और इसमें जो है 11 मुख्य माने गए हैं, प्रमाणिक माने गए हैं। सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु। ऋग्वेद वैदिक युग में नर देवता और पौधों के देवता थे सोम, हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि एवं पशुपालन। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। अष्टक कहा जाता है ऋग्वेद को। एक वेदांग नहीं है स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी जो था वो राजस्व जमा करता था, भागदूह। ठीक है, ये पीसीएस 2023 में पूछा है। यह आयुर्वेद शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में। महाभारत का उपनाम क्या है? शतसहस्त्री संहिता। ठीक है, शतसहस्त्री संहिता बीयू में आया है ये। गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी, ये याद रखिएगा। ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। ऋग्वेद वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं इंद्र से रिलेटेड, सर्वाधिक संख्या में इंद्र के लिए मंत्र हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया है? जौ। 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषड़ी या रावी नदी के किनारे। ठीक है, पुरुषड़ी या रावी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध। ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। गाय बेस्ड इकोनॉमी थी उस समय, अर्थव्यवस्था का आधार गाय थी। वैदिक काल में अगन्य माना जाता था गाय को। वैदिक साहित्य, इसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। वैदिक देवताओं में पुरोहित किसको माना गया है? बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक है, होता है होत्र ऋग्वेद के ब्राह्मणों को या ऋग्वेद के पुरोहितों को, सॉरी ब्राह्मण नहीं बोलेंगे, पुरोहित बोलेंगे। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। ठीक है, इसको सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा से संबोधित किया जाता था। शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेयी संहिता से है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि हैं ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद से। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी में। इसके बाद भारतीय प्रतीक में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद संबंधित है ईरान से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो जिंद अवेस्ता कहाँ से संबंधित है? ईरान से। ठीक है, पारसियों का है ये। प्राचीन भारत में निशाका या निष्क जिसे बोला जाएगा, स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। जैसे आपने एक नाम सुना होगा तनिष्क, तो तनिष्क में टाटा से टाटा हो गया और निष्क मतलब स्वर्ण आभूषण, तो ये वही बात है। ठीक है, तनिष्क
निष्क। 14वीं सदी में पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, बागज कोई, एशिया माइनर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद का प्राप्त होता है, कठोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कुभा और क्रुमु नदी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। अधर्व्यू का अर्थ है यज्ञ कराने वाला पुरोहित। ठीक है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेय के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित ये संकेतक हैं पुराण के। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? मनु को। यही मनु संहिता लिखे थे। वैसे हर काल के मनु अलग अलग हैं, तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति से होता है। आर्य का मतलब उत्तम। ठीक है। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, और किसमें इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है। तो इस काल में, जब वैदिक काल में, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक के बीच में अतरंजी खेड़ा नाम की एक जगह मिलती है, जो इस बात का प्रमाण देती है कि जो हथियार मिले हैं वो वैदिक काल में लोहे के हथियार प्रयोग हुए हैं। ठीक है। तो लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है, तो ये पूरी बात इसी पे है। तो ये कांसा होगा, यहाँ पे मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ऋग्वेद के बाद में कांसे का इस्तेमाल होता रहा होगा, और फिर उत्तर वैदिक काल में लोहे का इस्तेमाल होने लगा होगा। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्रों और तंत्र मंत्र का संग्रह अथर्ववेद में। आर्यों का मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई थी जन। ठीक है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। वैश्य वर्ग। व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र है, और इस 7 नदियों में से एक नदी थी झेलम, जिसका प्राचीन नाम था वितस्ता। व्यास का नाम विपाशा था और झेलम का नाम वितस्ता था। पुरुषड़ी रावी नदी का नाम था, हम लोग पहले देख चुके हैं। शतलज का नाम शतुद्री था। ठीक है। और फिर इसके बाद किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के नाम से मिलता है? तो झेलम। संगीत से संबंधित है सोमदेव। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का एक जो है मंत्र है, एक सूक्त है। चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए किस पद का प्रावधान किया गया है? तो गृहस्थ का। ऋग्वेद तो वेद ऋषि कपिल का संबंध किस दर्शन से है? शाक्य से। तो जैसे कि बताया था 6 दर्शन है, तो 6 दर्शन है, उसमें से एक दर्शन है शाक्य, तो उसका संबंध किससे है? कपिल से। ऋग्वेद में पुस्तकों या मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन सी हैं? व्यास और सतलुज। ठीक है। इसके बाद अथर्ववेद 20 खंडों में इसका संग्रह है अथर्ववेद का। किस नदी को वैदिक कालीन में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? रावी नदी को। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम पुरुषणी है। वेदांग के संदर्भ में अनुष्ठान दर्शाता है कल्प को। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहा जाता था। इसका अर्थ है मवेशियों को स्वामी। देखिए, गाय बेस्ड इकोनॉमी थी या अर्थव्यवस्था का केंद्र मवेशी ही थे। पशुपालन, पशुचारण वैदिक काल में होता था काफी। भूमि को अभी अर्थव्यवस्था का आधार नहीं बनी थी, सिर्फ पशु मवेशी थे, इसलिए गोपति। कई शब्द ऐसे मिलेंगे, गोधूली, गोपति, तो गाय से इर्द गिर्द ही हैं। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद। अब देखिए, इसमें वेद दिए हुए हैं और ब्राह्मण उनके
कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है कौशिकी ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद के हैं शतपथ तैतृय ब्राह्मण, सामवेद के हैं पंचविश षटविश अद्भुत और जैमिनी, अथर्ववेद के हैं गोपद ब्राह्मण। अब महाजनपद देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपद, उदय और मगध साम्राज्य। तो इनसे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं वन लाइनर। 6ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु सभ्यता से पूर्व लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? हिंदवी कहा था। देखिए वन रक्षक में पूछा है 2022 में। राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे वो जीवक थे। ठीक है, बिंबिसार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख। भारत की प्राचीनतम राजधानी पाटलिपुत्र। भारत की कह लो, मगध की कहो, यूपीएसआई में पूछा गया था ये। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कालाशोक था। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की? अजातशत्रु ने। बिंबिसार मगध का शासक था। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी या राजगृह भी बोला जाता था। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए 16 थे। प्राचीन काल में अवध को कोसल राज के नाम से जाना जाता था। 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। इसके बाद और भगवती सूत्र में, तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, तो दोनों में है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। कलिंग नरेश खारवेल का से संबंधित है, चेरी वंश। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल प्राप्त हुआ है पाटलिपुत्र से। ठीक है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मालवा जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मगध के शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु। मगध साम्राज्य जिसको अपरो परशुराम या द्वितीय परशुराम भी कहा जाता था, महापद्म नंद को। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी है चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि राजा नंद के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? कलिंग में। तो ये महापद्म नंद की बात हो रही है क्योंकि महापद्म नंद ने कलिंग पे हमला किया था पहले। ठीक है, मतलब अशोक या मौर्य के समय से पहले, जब मौर्य अशोक ने कलिंग पर हमला किया उससे पहले महापद्म नंद भी कलिंग पर हमला कर चुका था और जैन की मूर्ति उठा लाया था। उदयन एवं वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है, गंगा और सोन नदी से। फिर आगे है वंजी महाजनपद की राजधानी वैशाली। राजगृह किस महाजनपद की पहली राजधानी है? मगध की। किस प्राचीन भारत का मतलब कौन सा था जो पहला साम्राज्य था और जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया? तो मगध था वो। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में के दौरान 7वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो 16 थे, देख चुके हैं हम लोग। प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है, चंपा शहर को। ठीक है, मगध का उत्कर्ष में देख लेते हैं सवाल। मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध की गद्दी पर शासन किया? तो नंद राजवंश। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो बिंबिसार। ठीक है, ये जीवन जो है चंद्रप्रद्योत के दरबार में भी गया था उसका पीलिया का इलाज करने। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। हर्यक वंश से पहले मगध के शासक थे। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक तो बिंबिसार थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जिसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर कब्जा किया। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का पुत्र था बिंबिसार। राजा अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। बिंबिसार ने अवंती के राजा के यहाँ राजवैद्य जीवक को उपचार के लिए भेजा था। वही बात अभी मैं बता रहा था। तो अवंती के राजा थे चंद्रप्रद्योत, उनके दरबार पे जीवक को उपचार के लिए भेजा गया था। सवाल पूछा जा चुका है। पांडु को पीलिया रोग भी बोलते हैं, उसके उपचार के लिए भेजा गया था। मगध साम्राज्य ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया बिंबिसार ने।
ठीक है। अच्छा, ये मगध साम्राज्य के जो हैं, इसका जो क्रम है वो हर्यक, शिशुनाग, ठीक है, और नंद, और फिर मौर्य। ये कई बार क्रम पूछा जा चुका है, तो यही क्रम है। इसके बाद देख लेते हैं धार्मिक आंदोलन, ठीक है। तो जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। श्वेतांबर दिगंबर जैन मत के हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, 24वें महावीर थे। गच्छा नामक संगठन किससे संबंधित है? जैन धर्म से। 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। 19वीं सदी में निर्मित अजमेर को सोनी जी का नसिया मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो भगवान ऋषभ देव के लिए। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया राजा नंदीवर्धन ने। जैन धर्म में किस तीर्थंकर को मतलब क्या कहा जाता है? जैन धर्म में तीर्थंकर को क्या कहा जाता है? धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो, ये कहा जाता है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इससे जो है निर्वाण कहा जाता है, ठीक है, निर्वाण। और सूत्र क्रातांग सूत्र, ठीक है, सूत्र क्रातांग सूत्र, ये आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, ठीक है, ये आगम है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है ऋषभ देव को, रिपीटेड है। जैन धर्म में वर्धमान महावीर जो हैं वो किस नंबर पर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें ये थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम थे ऋषभ देव, रिपीटेड है। जीवन में जिस 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन किया जाता है उसमें से एक है अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सब जो है 5 बंधन हैं जिनका पालन करना होता है। किसको पवित्र व्यक्ति द्वारा माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर महावीर था। स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम में। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों को शिक्षा के लगभग 1500 वर्ष पहले ही जिस रूप में लिखा गया है उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के बल्लभी में उपलब्ध है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर दिगंबर दोनों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, ठीक है। ये जो कुंडग्राम लिखा हुआ है ये वैशाली में ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है बसदी कहा जाता है या बसादिस? बसदी, ठीक है। महावीर जैन 24 में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय हैं, बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वो 23वें नंबर पर थे, ठीक है। शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे पहले, यानी कि जैन कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, इसका अर्थ है अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, विक्रमशिला था, ठीक है। विक्रमशिला के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे? विरोचन, अतीश, दीपांकर, रत्नाकर, शांति, ये सब जो है विक्रमशिला के महत्वपूर्ण आचार्य थे। विक्रमशिला की स्थापना गोपाल ने की थी, पाल वंश के शासक गोपाल ने, ठीक है। पाल काल है ना ये, तो गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय को उत्खनन कराया जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली। ये जो तक्षशिला है ना, ये प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाएगा भारत का। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान इससे है, ठीक है, ये जैन धर्म के हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल, आजीवक के। प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया है अर्धमागधी में। यह अपनी ही संप्रदाय था जैन का, ठीक है, जैन का। तीर्थंकर शब्द जैन से संबंधित है। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र में। प्रभासगिरी कहाँ पे है? जैनों से संबंधित है, ठीक है, जैनों से। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वो जैन धर्म है, ठीक है, विनाश नहीं होगा ऐसा ये विश्वास करता है। जैनियों की प्रसिद्ध पुस्तकें आगम सिद्धांत,
ये कहलाती हैं। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, चावाक दर्शन ने। ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता है, जो करना है इसी जन्म में कर डालो। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? पावापुरी में। इसके बाद